हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को स्वागत करता हूं मैं इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे पोटेंशियल स्टडी आईक्यू में। तो चलिए हम लोग आज कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी क्लास, जो कि ये खान सर का नोट्स है, जो कि जो सर अपने सेंटर में पढ़ाते हैं उन्हीं का नोट्स लाया गया है और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है एवरीवन, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा। ठीक है एवरीवन, तो चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, खान जीएस रिसर्च सेंटर जो कि पटना में स्थित है, तो खान सर का नोट्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है एवरीवन, हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी का एक एक पॉइंट आपको मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए देखिए, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आज पहले कंटेंट पढ़ेंगे, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। देख लीजिए, सिंपल सी बात है। मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ ना, ताकि आपको एक मिनट रुकिए एवरीवन। ठीक है एवरीवन, तो ब्लैक सही है, ठीक ना, रेडी सही है, चलिए रहने देते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कोशिका। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या पढ़ने वाले हम लोग, कोशिका पढ़ेंगे। ठीक है, ये कोशिका क्या है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र पढ़ेंगे, फिर हम लोग पेशीय तंत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पाचन तंत्र जिसे हम लोग खाना वाना पचाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, वो श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं इनके हम लोग। चलिए एवरीवन, हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग, तो श्वसन तंत्र में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, यानी हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वसन। श्वसन मतलब होता है सांस कैसे हम लेते हैं, क्या हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही ले पाते हैं क्या, इस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रक्त यानी ब्लड पढ़ेंगे हम लोग, फिर ब्लड ग्रुप का हम लोग बात करेंगे, क्या है ब्लड ग्रुप उस कंडीशन में। फिर हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र, जैसे हम लोग का उत्सर्जन तंत्र दो तरह हो, तुम्हारा क्या होता है, मूत्राशय होता है, दूसरा गुर्दा होता है, जिसे हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन जो काम करता है, कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है एवरीवन, चलिए और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी रिप्रोडक्शन कैसे करता है। कहा जाता है, लूसी नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो कहते थे क्या, या तो आप अमर हो जाइए या आप तो प्रजनन शुरू कर दीजिए। तो बहुत लोग प्रजनन शुरू ही कर दिए थे, क्योंकि अमर तो हो ही नहीं सकते, बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ था। चलिए आगे देखिए हम लोग क्या, या फिर क्या हम ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस, हम लोग कैसे किसी को पहचान सकते हैं, कैसे किसी को हम सुगंध बता सकते हैं कि खट्टा है खराब है, उसका निशान हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड यानी ग्रंथि के बारे में, कौन सी ग्रंथि क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कैविटी ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के गुहा होता है ना, गुहा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, कितने हम लोग पोषण है। फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव रोग। मानव रोग क्या क्या है, हम लोग मानव रोग के बारे में चर्चा करेंगे। मानव रोग क्या है, मतलब कैसे रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम लोग खांसते हैं ना, तो खांसने से बहुत सारी बीमारियाँ फैलता है किसी और में, इसलिए कहा जाता है क्या, कि हमेशा खांसीएगा ना तो हमेशा मुँह पर उंगली मतलब हाथ रख के खांसना चाहिए या रुमाल रख के खांसना चाहिए। ठीक है एवरीवन, तो चलिए अपना शुरू करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है बायोलॉजी, यानी बायो का अर्थ समझिएगा हर तरह से। यहाँ पे खान सर का ही नोट्स है, टेंशन नहीं करिएगा, बिल्कुल उन्हीं का नोट्स है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यदि मैं आपसे बोलता हूँ, देखो सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जितना भी जीव है, देखिए मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे बायो है ना, बायो तो देखो यहाँ से यहाँ तक बायो का मतलब होता है जीव, और लॉजी मन क्या होता है, स्टडी करना, यानी जीवों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। देखिए, सजीव का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो बोलिएगा अरस्तु है। जीव विज्ञान के दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला जिसे हम लोग जूलॉजी बोलते हैं, है ना, जिसे मतलब, और फिर होता है बॉटनी, यानी जंतु विज्ञान और वंशपत्ति विज्ञान के अंतर्गत बांटा गया इसको। ठीक है, जूलॉजी में जंतु विज्ञान और बॉटनी में वंशपत्ति विज्ञान के अंदर बांटा गया है। ठीक है, जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी का जनक कौन है, तो बोलेगा अरस्तु है। ठीक है, कौन है, अरस्तु है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल बोलते हैं इनको। ठीक है, चलिए, और सबसे पहला अपना जो आता है शरीर का अंग होता है वो कोशिका होता है, तो कोशिका के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है एवरीवन, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले कोशिका बनता है, क्या बनेगा पहले, कोशिका, तो मैं बताता हूँ कोशिका बनेगा। कोशिका से क्या बनेगा, तो बोलिए उत्तक बनेगा। क्या बनेगा, उत्तक। उत्तक से क्या बनेगा, तो बोले अंग बनेगा। क्या बनेगा, अंग। अंग के बाद क्या बनेगा, तो बोलिए अंग तंत्र का निर्माण होगा, अंग तंत्र बनेगा। ठीक है, अब अंग तंत्र के बाद क्या बनेगा, तो बोलिए शरीर बनेगा, शरीर। और शरीर के बाद शरीर एक खुद जीव होता है। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे आगे की ओर।
ठीक है एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका, ये क्या चीज़ है कोशिका? ऐसे आपको दिख रहा होगा। मैं इसे किस कलर में ले लूँ? चलो पिंक कलर में लेता हूँ, ठीक है। चलिए, यानी कोशिका क्या है, देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बोलेगा काइटोलॉजी कहलाता है। काइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी से बोल सकते हैं, काइटो ही बोलते हैं, ठीक है। तो काइटोलॉजी कहलाता है यहाँ पे। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में किया था। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। परंतु यहाँ पे बात आ गई, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। देख रहे हैं, मृत मृत मैंने क्या, मरे हुए कोशिका के अंदर खोज किया था। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, काइटोलॉजी से बोलते हैं हम लोग। कोशिका जनक का फादर कहा जाता है किनको? तो रॉबर्ट हुक को। ये तुम्हारा मरे हुए जो होता है ना, मरा हुआ कोशिका, जैसे मान लीजिए कोई एनिमल्स मर गया, कोई व्यक्ति मर गया, उसका सेल होगा ना कोशिका, वो तुम्हारा मरा हुआ का वहाँ पे मतलब खोज किए थे, जीवित का नहीं। ठीक है एवरीवन, चलिए। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया था 1674 ईस्वी में कि उन्होंने तो एंटोनी वन और क्या ल्यूविन हॉक ने किया था। इनका फादर क्या है? इन्हें हम लोग फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीवाणु तो जीवाणु जीवित, तो जीवित व्यक्ति को जो हम खोज किया, जीवित मतलब जीवित है ना, कोशिका का खोज किया था, ठीक है। इनका ना इसे क्या कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहला जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउस ने क्या किया? 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्र का खोज किया था। किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक, उन्हीं की खोज किया था। तो किन्ने कब खोजा? तो बोलेगा 1881 ईस्वी में। किसने खोजा? तो बोलेगा रॉबर्ट ब्राउन ने खोजे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। स्वान एक क्या था? कोशिका का सिद्धांत दिए और कहा कि शरीर कोशिका से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जो कोशिका है ना, शरीर का सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे सिंगल, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मतलब निर्माण जो होता है ना बॉडी का, उस कंडीशन में सेल क्या सबसे छोटा है। मृत कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोसिस कहते हैं। जो मृत कोशिकाओं होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं, ये याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है, सबसे छोटी होती है ना कोशिका। किससे बोलते हैं हम लोग? तो माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करता है, आप बोलेगा शुतुरमुर्ग का जो अंडे होता है ना, अंडे उसका होता है, यानी शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका एक तरह से बोल सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। सबसे अगर मैं छोटी कोशिका की बात करता हूँ, सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र ब्रेन में होगा या फिर स्नायु कोशिका की होती है, याद रखिएगा इसको, नोट पॉइंट में लिखा हुआ देखिएगा। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, कोई डिवाइड नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है, यानी ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो क्षतिग्रस्त को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। देखिए इसने क्या बोला कि अगर हम लोग को चोट लग जाता है तो ये सही से नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग का कभी कभी सर के पीछे वाला ब्रेन है ना, ब्रेन का पार्ट, जैसे मान लीजिए अपना फेस है, ठीक है। देखिए इस कंडीशन में पीछे वाला फेस, अगर यहाँ पे चोट लग जाता है ना, तो हम लोग तुरंत भर में मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या बोल जा रहे हैं। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर में होता है, जिसे यकृत में होता है, कहते हैं यकृत कहते हैं। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर लेता है, मतलब जो खराब हो गया ना कोशिका यानी सेल, वो खुद ही क्या करता है, अपना इकट्ठा कर लेता है, इस कंडीशन में कहा जाता है। अब आता है पढ़े कोशिका का अंग क्या होता है। कोशिका का अंग, तो कोशिका बहुत सारे अंग हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है क्या बोले हम लोग? जीव द्रव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीव द्रव क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है एवरीवन। चलिए देखिए, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया। किसने किया? पुरकिंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जीवन का आधार कहते हैं, और सभी जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होता है। इसका 80% भाग जल का बना होता है, और यह 2 प्रकार की होती है। समझा क्या बोले? इसका जो पार्ट है ना, वो 80% तक जल का बना होता है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, उस पार्ट का क्या नाम है? तो पहला हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं, दूसरा केंद्रीय द्रव बोलते हैं। इसके नीचे हम लोग चर्चा किया जाता है, ठीक है एवरीवन। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बनता है, बचता जाता है। देखो कोशिका जो द्रव होता है, ऐसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, सेल है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा क्या द्रव है। ये द्रव क्या काम करता है? द्रव का काम है तुम्हारा जो कोशिका है ना, वो सिकुड़ता है ना, उसे बचाने के काम में आता है। कौन? तो कोशिका द्रव, ठीक है। देखिए कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है, कंप्लीट है तक। अब आता है सेल बॉल यानी कोशिका भित्ति, ठीक है। क्या होता है? कोशिका भित्ति यानी पादप के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, और इसे पादप में ही पाया जाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति।
जैसे आप लोग पेड़ पौधे की खाल देखे होंगे ना, छाल, उसी कंडीशन में होता है। क्या हम लोगों में भी छाल होता है क्या? नहीं ना, तो इस कंडीशन में हम लोग में नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, यह सेलुलोज का बना होता है और केवल पादप में होता है। पादप, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, पादप में पाया जाता है और यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। ठीक है। जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति यानी पेप्टोइड यानी ग्लाइकोन की बनी होती है। देखिए इसने क्या बोला, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति है ना किससे बना होता है, तो पेप्टिडो ग्लाइकोन से बनी होती है। याद रखिएगा इसको, जीवाणु एक पादप है, ये ना समझे कि जीवाणु की बात हो रही है। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। याद रखना, कायरिन की, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनती है, तो कायरिन की बनी होती है। ठीक है। चलिए अब आते हैं कोशिका झिल्ली की बात हो रही है। किसकी, तो कोशिका झिल्ली। देखना, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। देखो, ये जंतु तथा पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। कौन, कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होता है। जितना भी कोशिका के अंदर हो ना, सभी अवयव है ना, जितना भी एलिमेंट है, तत्व है, उसको जिसे हम बोल सकते हैं, सभी झिल्ली के अंदर होते हैं। ठीक है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। जितना भी कोशिका के अंदर जो पदार्थ जाएंगे, मैटर जाएंगे, उसे कंट्रोल करने का काम किसने का है, तो बोलिएगा कोशिका झिल्ली का है। ये तुम्हारा झिल्ली टाइप का होता है, झरना टाइप का इस कंडीशन में। चलिए, यह अर्ध परामज्ञ होता है और कुछ ही वस्तु के अंदर को अंदर जाने देता है। यानी कुछ है ना, अर्ध परामज्ञ मतलब कुछ खास जो वस्तु होता है ना, उसी को अंदर जाने देता है, सभी को अंदर जाने देने नहीं देता है। ठीक है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया यानी मैं आपसे बात करता हूँ, इसे बोलते हैं सूत्र कणिका ही बोलते हैं, सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, सूत्र कणिका। इसी खोज अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने किया। और यहाँ ऑक्सी श्वसन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सी श्वसन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होती है। याद रखना, ऑक्सी श्वसन। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसका परिणाम, जिसका फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। और इसी कारण से कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, यानी एनर्जी हाउस, जिसे हम हाउस बोल सकते हैं, जहाँ से एनर्जी हम लोग का एनर्जी का फैक्ट्री जिसे कह सकते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टली कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसका जो अंदर वाली दीवार होगा ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्रिस्टली बोलेंगे। क्रिस्टली, हिस्ट्री नहीं, क्रिस्टली। याद रखिए, क्रिस्टली है। ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या, अंतःपद्रव्य जालिका, यानी क्या बोले, क्या बोले यहाँ पे, क्या, अंतःपद्रव्य जालिका। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। अंतर जो मान ली कोशिका है, ठीक है, ऐसा जो सपोर्ट होता है ना अंदर साइड से, उसे सपोर्ट करने में क्या करता है, तो काम करता है। ठीक है। तो यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला स्मूथ ईआर, यानी स्मूथ ईआर मैंने क्या होता है, स्मूथ मैंने होता है मुलायम, ये मैंने क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। कौन, स्मूथ ईआर। और रफ ईआर क्या होता है, इसका राइबोसोम होता है, इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन का जो निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो रफ ईआर बोलेंगे। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, याद रखना है इसको। राइबोसोम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। राइबोसोम देखिए, यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। जो राइबोसोम अगर बात करें तो क्या है, तो बोलिएगा कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा है, तो बोलिएगा राइबोसोम होता है। ठीक है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है, तो बोलिएगा राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसे कहते हैं, तो राइबोसोम होता है ना, उससे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा इसको। ठीक है। अब आता है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। ये क्या होता है, तो देखिएगा 70S दो भागों में बटा हुआ है, 70S और 80S में। तो 70S राइबोसोम क्या होता है, यह हल्का होता है तथा यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, सही बात है। अगर बोलो 80 राइबोसोम क्या होता है, 80S, यह भारी होता है, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। देखिए, कोशिका दो तरह का भागों में बटा है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में होता है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एस क्या है, देखिएगा एस यानी क्या, इसे बोलते हैं क्या, सेडिमेंशन यानी कॉफिशिएंट, यानी क्या, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। यानी इसकी खोज कैमलो गोल्जी ने किया था, इसी नाम से पड़ता है गोल्जी इनको। यह पदार्थ का परिवहन करता है। कोई भी पदार्थ हम लोग खा रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक गाड़ी की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ से लेके दूसरी जगह पे पहुँचा रहे हैं, इस स्थान से इस स्थान तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है। जिस कारण तंत्रिका कोशिका में यहाँ पे अर्थात यातायात में सहायता करता है। कंप्लीट यहाँ तक। अब पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रोसोम या फिर तार्क, देखो सेंट्रोसोम या इंग्लिश में वही लिखा हुआ है। ठीक है। या फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, तार्क काय पढ़ेंगे, तार्क काय। ठीक है एवरीवन, तार्क काय पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट,
यानी यह कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका को डिवाइड करता है और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है और यह केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। कौन? तो सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम है ना, वो तुम्हारा सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा। जंतु बोले तो एनिमल्स, यानी हम लोग, ठीक है, मनुष्य लोग, जानवर लोग, प्लांट में नहीं की बात हो रहा है, ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो पादप कोशिका में कभी कोशिका विभाजन होगा तो किसकी वजह से होगा? तो बोलेगा सेल प्लेट के द्वारा होगा, ठीक है। इसे देखिएगा हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोबरी ने किया था। किसने किया था? बोबरी ने। इसे याद रखिएगा, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोबरी ने किया था, बोबरी ने किया था। कंप्लीट। यहाँ पे अब पढ़ेंगे लाइसोसोम क्या होता है। देखिए लाइसोसोम, यह कोशिका के अंदर पाचन कार्य करता है। जो लाइसोसोम होता है ना, हमारा जो कोशिका होता है ना, जो खाना वाना हम खाते हैं, वो कोशिका के अंदर तुम्हारा पाचन जो पचाता है ना, उसका काम करता है, ठीक है। इसके अंदर जल अपघटन यानी एंजाइम पाया जाता है। जो जल है ना, जल अपघटन एक तरह से कौन करता है? एंजाइम है, तो एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। मान लीजिए कोशिका के अंदर कोई अंग है, ठीक है, और उससे से काम नहीं कर रहा है, खराब हो चुका है, तो उसे नष्ट कर देगा यानी खत्म कर देगा। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है और जिसे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली या एटम बम कहते हैं। यह समझेगा इसको क्या बोला मैंने। जब मान लीजिए तुम्हारे कोशिका के अंदर रहते हैं, ठीक है, और कोशिका तुम्हारा कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अंदर फट जाएगा। अब फट जाएगा मतलब क्या होता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यानी अपने आप ही जब फट जाएगा तो सभी क्या हो जाएगा? इसमें मर जाएगा। समझ में आया ना? क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबके सब मर जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसे खोज किसने किया था? बोलेगा डी डुबे ने किया था। किसने? तो डी डुबे ने इसे कहा था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया था, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। जो रेड ब्लड सेल्यूकस होता है ना, उसके अंदर कभी भी तुम्हारा आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अतः आरबीसी मरने के बाद स्लीप यानी कि प्लीहा, जिसे तिल्ली में बोलते हैं, तो तिल्ली में जाता है, जिस कारण एथिलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। एथिलीन दिख रहा है? एथिलीन, एथिलीन का आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या? एथिलीन का या एथिलीन को आरबीसी का क्या कहते हैं हम लोग? कब्र कहते हैं। कंप्लीट यहाँ तक। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या? केंद्रक। नेक्स्ट देखिएगा केंद्रक। इसी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है। जो केंद्रक है ना, क्या करता है? कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। तो केंद्रक क्या है? तुम्हारा कोशिका का पूरा दिमाग है। अब ये 80% प्रोटीन का बना होता है कोशिका। अब आता है तुम्हारा क्या? रसघानी क्या होता है? रसघानी के बारे में जानते हैं हम लोग। यह जल को संचित करता है यानी स्टोर करके रखता है। कौन? तो जो रसधानी है, रसधानी, वो जल को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। यह जंतु में छोटा होता है। क्या होता है? जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। जंतु कोशिका तो उसमें छोटा होता है। कौन? तो केंद्रक, सॉरी रसघानी, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं प्लांट वाला, उसमें क्या होगा? बड़ा होगा, तो ना पानी को स्टोर करके रखता है। सोचो थोड़ा सा के लिए, पेड़ पौधे में देखिए पानी कितना होता है, हम लोग पानी कम होता है। लवक क्या है? तो देखिएगा, इसे हम लोग क्या प्लास्टाइड बोलते हैं। प्लास्टाइड यह पादप का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। तो लवक है ना, लवक याद रखिएगा। जो पादप का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन है? तो लवक है। याद रखने वाली चीज़, पादप का सबसे बड़ा जो कोशिका अंग है वो क्या है? तो लवक ही है। यह केवल पादप में पाया जाता है और यह 3 प्रकार की होती है। सोचिए, जो लवक है वो सिर्फ पादप में पाया जाएगा। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है। और सिर्फ उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? देख लीजिए। लवक यानी पहला तुम्हारा क्या? हरित लवक हो गया, दूसरा अवर्णित लवक हो गया, तीसरा वर्णित लवक हो गया। देखो यहाँ पे हरित लवक, दूसरा में अवर्णित लवक, तीसरा वर्णित लवक। तो इसके बारे में सब में चर्चा करते हैं हम लोग। तो पहले देखिएगा, अगर मैं बात तो हरित लवण क्या होता है? यह भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। जो हरित लवक है ना, किससे पाया जाएगा? तो पत्ती और तना में पाया जाएगा। एकदम ध्यान से रखिएगा इसको याद। अवर्णित लवक क्या होता है? यह भोजन को संग्रह करता है, मतलब इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। जड़ में पाया जाता है और किससे पाया जाता है? फल में भी पाया जाता है। याद रखना इसको। अब बताएं वर्णित लवक क्या होता है। देखिए, यह रंग का प्रदान करता है। जैसे टमाटर का रंग, मिर्ची का रंग क्या होता है? तो लाइकोपेज की वजह से लाल दिखता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे टमाटर का रंग हो गया और मिर्ची का रंग क्या होता है? लाइकोपेज के द्वारा होता है इसके वजह में। गाजर का रंग तो कैरोटीन के वजह से होता है। चुकंदर विटामिन के वजह से होता है। फलों का पीला रंग क्या? जेंथोलियम की वजह से होता है। देखिए
मैं बोल रहा हूँ कि चुकंदर का रंग तो बोले रंग कैसा होता है, तो बोलेगा विटामिन के बेस होता है। फलों का पीला रंग बोलेगा जेंथोफिल के बेस होता है। अब आता है कोशिका के प्रकार। जैसे आपको पहले बताया था कोशिका के प्रकार होता है, एक होता है क्या बोलते हैं यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो देखिएगा कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है, दूसरा क्या होता है यूथोरिक्योरिटिक विकसित होता है। इस कंडीशन में हम लोग इसे बोल सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक में क्या होता है अविकसित होता है एक तरह से, और यूकैरियोटिक बोला था, ठीक है ना। प्रो और यूको है, यूकैरियोटिक विकसित यानी कि पादप और जंतु में हम लोग देखते हैं इसको। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक क्या है। ठीक है, देखिए प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इनमें कोशिका झिल्ली यानी राइबोसोम 70 रेस पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव होता है। अभाव मतलब है ही नहीं, देखा ही नहीं जाता है। और यूकैरियोटिक ये पूरी तरह से विकसित होता है। यूकैरियोटिक होता है ना, वो क्या होता है पूरी तरह से विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकार होता है और इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्लास्टिड होता है। क्या होता है वो प्लास्टिड होता है। इसका रसधानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वैक्यूलस बोलते हैं। रसधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है और इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो आप बोलिएगा क्या इसका आंसर बताइएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बता के रखिएगा। देखिए बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम, ER, क्लोरोफिल या माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके लिए क्वेश्चन एक तरह से आप इसे याद रखिएगा, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है एवरीवन, चलिए अब आता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मानव में अगर बात करें तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है यानी कि 46 पाया जाता है। इसी खोज किसने किया था बोलेगा वाल्डर ने किया था। वाल्डेर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को हम लोग सेंट्रोमर कहते हैं। किसका, तो गुणसूत्र होता है ना उसकी बात होती है। ठीक है, इसमें निचले भाग को क्या बोलते हैं टेलोमर यानी टेलोमर कहते हैं और इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं तो आरएनए बोलते हैं, आरएनए। ठीक है, याद रखना इस सबको, इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाया जाता है, ये भी जानिएगा। क्रोमोसोम के अंदर DNA होता है। देखिए क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है DNA होता है और DNA के अंदर क्या होता है जीन होता है। ये याद रखना हमेशा, जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही अनुवांशिक क्रियाधार माना जाता है। तो याद रखना इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, मेल है यानी 44 + XY होगा और फीमेल भी 44 + XY होगा। ये क्या होगा गलत यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारे X दोनों X होगा, 44 प्लस ये 44 है ना, यहाँ पे क्या होगा X और X दोनों में X होगा। ठीक है, यानी अगर बार यानी बेबी नो 4X1 इस कंडीशन में तो मेल 0 और फीमेल 1। चलिए इसमें मैं समझा दूँ क्या बता रहे हैं। ये कहने का मतलब जो 46 होगा ना 46 तो तुम्हारा क्या XY हो गया एक तरह 46 और ये तुम्हारा क्या 44 + XY फीमेल में और मेल में। इस कंडीशन में दोनों क्या होगा सेम होगा 44। ठीक है, अब आते कुछ जीवों का क्रोमोसोम यहाँ दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीवाणु के अंदर क्या होता है 1, मटर के अंदर क्रोमोसोम 24। तेरा कितना होता है तो 24 होता है, यहाँ पे सॉरी 14 होता है। प्याज में कितना होता है तो बोलेगा 16। मक्का में कितना होता है बोलेगा 20 और टमाटर में 24, मेंढक में 26, नींबू में 18 भी होता है, 36 होता है। छोटा होता है 18, बड़ा होता है 36। ठीक है, बड़ा नींबू होता है, देखो नींबू 2 तरह का होता है, छोटा वाला 18, छोटा वाला में 18 होगा, बड़ा वाला में 36 होगा। मानव में कितना क्रोमोसोम 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तम्बाकू में 48 और टेरिडोफाइट्स में 1600 सर्वाधिक सबसे ज़्यादा इसी में है। सोचो सबसे ज़्यादा। आगे देखते नेक्स्ट क्या बोला इसने, केंद्रक यानी अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। यह 2 प्रकार के होता है, पहला DNA और RNA। ये DNA का मतलब क्या होता है बोलेगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक यानी माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। DNA तुम्हारा क्या होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो कि तुम्हारा क्या न्यूक्लियोटाइड और क्या बोलते हैं फास्फेट से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट से बना होता है। इसमें तुम्हारा शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है।
इससे शुगर में क्या होता है तुम्हारा राइबोसोम होता है और डीऑक्सी राइबोज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्लूरी और पायरेटियम होता है। इसमें क्या होता है एडियन, ग्वानिन और साइटोकाइनिन और थाइमिन होता है। ये तुम्हारा AGCT ये 4 को होता है तुम्हारा, किस में है तो नाइट्रोजन क्षार में होता है 4 को, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए DNA के अंदर तुम्हारा क्या होता है तो फेरो की लंबाई तुम्हारा क्या होता है जो टर्म होता है टर्म यानी फेरो की लंबाई तुम्हारा 34 अंगस्ट्रॉन होता है। अंगस्ट्रॉन 34 A की पावर 0 होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अंगस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। DNA के टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 अंगस्ट्रॉन होता है। DNA की संरचना डबल स्टैंडर्ड होता है। इसकी खोज किसने किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो कभी पूछेगा DNA की संरचना कैसे होता है, बोलेगा डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, हमेशा आता है पेपरों में। चलिए देखिए क्या हो जा रहा है यहाँ पे, एडेनिन है ना, एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रेट बॉन्ड पाया जाता है और जेनियन तथा साइटोन में क्या होता है ट्रिपल पाया जाता है। यहाँ देखिए ये और T में डबल और G और C में ट्रिपल बॉन्डिंग पाया जाता है। ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ताकि पेपर में आएगा तो हम लोग गलत ना कर दें। अब आता है RNA क्या होता है, देखिए इसे बोलते हैं राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम डीऑक्सीराइबो नहीं है, राइबोसोम है, राइबोस, ठीक है। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में AGC यानी कि एडेमिक गैनिन और साइटोसिन होता है, किंतु थाइमिन के साथ में क्या होगा यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में काम करता है, कौन यूरेसिल। यह 3 प्रकार का होता है तुम्हारा RNA होगा, कौन mRNA, tRNA और rRNA। इसके निशा में 3 भागों में क्या हो गया बांटा गया है। सभी का काम देख लीजिए। चलिए एम मैंने बोलो क्या mRNA बोलो तो मैसेंजर RNA यानी अमीनो एसिड या आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाया जाता है, यानी मैसेज को पहचान करता है। मैसेज होता है मैसेज, कौन सा मैसेज कैसा आ रहा है उसके बारे में जानकारी लेता है। यह कहता है तुम्हारा क्या ट्रांसफर RNA यानी tRNA क्या होता है, यह अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है, ठीक है। अब आता है राइबोसोम यानी RNA क्या होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। देखिएगा अब DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी क्या बोलते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं तो प्रति अपकलन बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं इसे तो इंग्लिश में याद रखिएगा, इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। RNA से पुनः DNA का बनना क्या कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और RNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है ट्रांसलेशन कहलाता है। और DNA से DNA बनना क्या कहलाता है रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है देख लीजिए, ठीक है एवरीवन, ठीक है एवरीवन। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है तुम्हारा ये DNA खुद को बना रहा है यानी रेप्लिकेशन कर रहा है, ऐसा ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ऐसे बोलिए सर ट्रांसक्रिप्शन। RNA बनना फिर क्या रहा है ट्रांसक्रिप्शन क्या अपना प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है तो आप बोलिए RNA कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है एवरीवन। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा तो आज की क्लास इतना ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी यहाँ पे द इंड कर देता हूँ द और इंड यहाँ तक। तो बताइए यहाँ तक वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है एवरीवन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और जितना वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।